नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। यूपी की राजनीति के महारथी मुलायम सिंह यादव कल तक दिल्ली की राजनीति में यूपीए का साथ मजबूरी में देते रहे, ऐसा खुद मुलायम कई बार कह चुके हैं। लेकिन जब डीएमके ने यूपीए का हाथ झटका तो मुलायम सिंह केंद्र सरकार के लिए जरूरी हो गए। इस बदले हालत से मुलायम सिंह का अंदाज और मिजाज दोनों बदला सा नजर आ रहा है। वो यूपीए सरकार को कोस रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि वो चुनाव 2014 में होना है, वो किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए तैयार रहो। अब तो बीजेपी नेताओं को भी मुलायम की बात वजनदार लगने लगी है। सियासत का सिग्नल समझने वाले कह रहे हैं कि मुलायम होली के बाद मनमोहन सिंह को चलता करने वाले हैं। मतलब ये कि यूपीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मसला बड़ा है, इसीलिए टुनाइट विद दीपक में बड़ी बहस इसी बात पर होगी। यूपीए सरकार के लिए मुलायम सिंह यादव संकट मोचक रहे हैं, लेकिन अब उनके तेवर देखकर लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार का संकट भी वही बनने वाले हैं। मेरी चुनी सरकार सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। अभी 10 साल तक उम्मीद नहीं लगती है कि एक दल की सरकार दिल्ली में किसी की बने। एक तरफ मुलायम तीसरे मोर्चे का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। लोकसभा का चुनाव अपने समय जो निर्धारित है उससे पहले हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बार बार कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इंगित कर दिया है और निर्देशित भी किया है कि वो लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लग जाए। मुलायम सिंह यादव पिछले 6 महीने से समाजवादी पार्टी को आगाह कर रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहो। केंद्रीय सरकार जो समय है उसकी व्यवस्था क्या है, अभी तक उसका मालूम नहीं हुई है। परिस्थितियां जरूर ऐसी कभी कभी लगती है कि चुनाव पहले हो सकता है। मुलायम सिंह यादव ने नवंबर 2012 में ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी थी, लेकिन तब सियासी हलचल तेज नहीं हुई, क्योंकि तब यूपीए सरकार के पास डीएमके का समर्थन हासिल था। लेकिन डीएमके का समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम सिंह यादव के सुर अचानक बदल गए। सरकार सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। जिस बीजेपी को केंद्र की सत्ता से दूर रखने की मजबूरी बताकर वो यूपीए का समर्थन कर रहे हैं, अब उसी बीजेपी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करते नहीं थकते। जो रिश्ते क्या कर रहे हैं, लेकिन विभागों में क्या होगा और हमको समीक्षा करनी पड़ेगी। आडवाणी कैसा नेता हमसे है, तो मेरे आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते। अब सियासी गलियारों में ये हलचल तेज है कि कहीं मुलायम सिंह यादव यूपीए सरकार को चित करने की चाल तो नहीं चलने वाले। समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और सही बात तो यह है कि डीएमके के समर्थन के बाद देश में अस्थिरता का वातावरण है और इसलिए अलग अलग राजनीतिक दल चुनावी तैयारियां भी कर रहे हैं और कई मध्यावधि चुनाव की बात भी कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि सपा और भाजपा का कोई मिलन हो सकता है तो मैं इसको एक सिरे से नकारना चाहता हूं। उन्होंने आडवाणी जी की तारीफ की है, अटल जी की तारीफ की है, ये उनके अपने विचार, हम उनके विचारों पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि अब भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि मुलायम अभी केंद्र पर सख्त नहीं होंगे। उनकी सोच हर क्षण बदलती रहती है। अब जो बदलते हुए सोच को ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना मेरे जैसे निम्न कोटि के व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज का जो पराकाष्ठा है उसका खामियाजा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसलिए समय जल्दी लोकसभा चुनाव होने से समाजवादी पार्टी बच नहीं सकती है, उसको अपने पापों का जवाब देना होगा। बेनी प्रसाद वर्मा की टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपीए के समर्थन का फैसला मुलायम सिंह यादव पर छोड़ रखा है। यानी सरकार की उल्टी गिनती कब शुरू करनी है, ये फैसला मुलायम सिंह यादव ही सुनाएंगे। और मुलायम तो यही सुना रहे हैं कि देश में चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं। मिल के लड़ते हो
तो विचारधारा पहले ही, कार्यक्रम पहले ही बना दो। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि क्या मुलायम यूपीए को झटका देने की बुनियाद तैयार कर रहे हैं या फिर मध्यावधि चुनाव का माहौल बनाने के पीछे उनकी मंशा कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरी चुनी सरकार सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। अभी 10 साल तक को उम्मीद नहीं लगती है कि एक दल की सरकार दिल्ली में। तो कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, यही मुलायम की राजनीति। और मुलायम की इसी राजनीति पर हम बात करेंगे कि आखिरकार वो आडवाणी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। क्या इसके पीछे बीजेपी के अंदर झगड़ा बढ़ाने की मंशा है? कहीं उन्हें ये तो नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी सेंट्रल स्टेज पर आ जाते हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं? 1 साल टेस्ट कर लिया है, 1 साल परख लिया है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो वहां की बदलती हुई राजनीति की बयार कहीं ना कहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि भाई अब चला चली की नौबत आ सकती है। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एआईसीसी के सेक्रेटरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज शर्मा जी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अदीब खान साहब, जो कि एमपी है राज्यसभा के, इंडिपेंडेंट है, लेकिन पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, उसकी विचारधारा के नजदीक थे। पिछले चुनाव से वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं। हमारे साथ मुंबई से प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक प्रधान जी हैं। हमारे साथ अली अनवर साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद। और हमारे साथ राजपाल जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री की हैसियत रखते हैं। सबसे बड़ी बात, पंकज शर्मा जी, आपकी पार्टी तैयार है चुनाव के लिए और आपको लगता है कि वक्त आ गया कि मुलायम सिंह जी की साइकिल निकल जाएगी? जहां तक लोकसभा के चुनावों की बात है, चुनाव अपने समय पर होंगे। जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा किसकी साइकिल निकलती है, किसकी नहीं निकलती है। अभी उसमें काफी वक्त है। बिल्कुल। अदीब जी, सीधा सवाल आपसे। आप मुलायम सिंह जी को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेस को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। इन्हीं मुलायम सिंह जी ने विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि कांग्रेस को समर्थन दे रहा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। 1 महीने बाद वो उस भूल को भूल गए और फिर से हाथ के साथ हो गए। क्या वो ये पॉलिटिकल रिस्क ले सकते हैं कि वो सरकार को गिरा दें? नहीं, और क्या लेंगे? मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त सरकार को गिराएंगे, क्योंकि जो मेरी समझ है उत्तर प्रदेश में, जितना मैं अभी देखा, बहुत रिसेंटली पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा किया मैंने, मुझे लगता है कि मुलायम सिंह की सरकार अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने 42 बार अपने बेटे की आलोचना कर दी है। अपना वोट बैंक उनका गिर रहा है। ऐसे वक्त में वो ये रिस्क नहीं लेंगे। वो 1 साल और इंतजार करेंगे, उनका वोट बैंक और गिर जाएगा। वो भी ये जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो उनका मेन वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक उनसे बहुत खुश नहीं है अभी तक। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जो ये बयान दिया, ये सब कुछ किया है, मेरा एक बड़े नेता ने मुझसे एक बात कही थी और मैं उससे सहमत हूं कि मुलायम सिंह जी में सिर्फ एक खूबी बहुत अच्छी है कि वो इलेक्शन बाज बहुत अच्छे हैं। और इलेक्शन बाज का मतलब ये कि जब उनको समझ में आता है उस आदमी को वो इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अभी उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, क्योंकि आज की स्टेज में उनकी इनकम्बेंसी का फायदा मायावती को होगा और बीजेपी को होगा, उनको नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार गिरेगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट इनका है आडवाणी के फेवर में, ये मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ब्लेंडर वो अपने वोट बैंक को कर रहे हैं। बहुत बड़ी ब्लेंडर कर रहे हैं। सीधे चल रहा हूं राजेंद्र चौधरी जी के पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र चौधरी जी, आपको उत्तर प्रदेश चुनाव का वो वक्त याद होगा जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी मुलायम सिंह जी के दफ्तर में। क्या आपको लगता है जो मन उनका उस वक्त कांग्रेस के लिए था, वो मन एक बार फिर से तैयार हो रहा है और वो सरकार से समर्थन खींचने वाले हैं होली के बाद? हमारे पास ऐसी खबर है। क्या कहेंगे आप प्रवक्ता के तौर पर? तो जो अभी साहब बोल रहे थे, इन्होंने जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में कहा, उसको मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ। 100% उल्टा ही बोल दिया। और समाजवादी पार्टी के बारे में इसका मतलब इनको कोई ज्ञान नहीं है, अपना बोल रहे हैं कुछ न कुछ। न हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, न सरकार के साथ गिर रही है, न नेताजी ने सरकार की आलोचना की है। इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। ये किस तरह की बात बोल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने 1 साल में जो विकास का काम किया है और जिस तरह से घोषणा पत्र लागू किया है और जनता का भरोसा उससे और मजबूत हुआ है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने कभी भी न सरकार की आलोचना की है, न अखिलेश जी के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने हमेशा कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और मजबूत हो जाए और जनता का विश्वास और ज्यादा हासिल करे। एक बड़ी लड़ाई है दिल्ली की और उसके लिए हम तैयार हैं। तो ये कभी भी उससे ये कैसे ये निकाल लेते हैं ये बात कि वो सरकार की आलोचना की है और वोट बैंक खिसक गया है और मुसलमान खिसक गया है। और अडवाणी की तारीफ कहाँ कर दी उन्होंने? कहाँ सांप्रदायिक ताकतों हम बीजेपी के खिलाफ हैं और हम मानते हैं बीजेपी को सांप्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है, उनकी सरगना है। भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी का कोई तालमेल कभी नहीं हो सकता। ये कहाँ से ये बात उठ रही है? व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा कि अडवाणी साहब झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसी को लेकर के वो तरह तरह की ये बात हो रही है। अरे राजेंद्र चौधरी जी, मैं आपको याद दिला दूं, इन्हीं अडवाणी साहब ने 1992 में कहा था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा और टूट गई उस दिन 6 दिसंबर 1992 को। क्या वो सच बोलते हैं? तो ये तो अब नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस मुद्दे पर जो नेताजी ने कहा वो उतना ही उसका अर्थ है, उसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं होता। नहीं, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, कि इन्हीं अडवाणी जी ने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगी, वो गिर गई। नहीं, वो तो उसमें तो कांग्रेस भी शामिल है। वो कांग्रेस भी उतनी ही दोषी जितना भारतीय जनता पार्टी दोषी है। वो एक इतिहास का अलग काला अध्याय है। एक सेकंड, कांग्रेस के बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज शर्मा जी बैठे हुए हैं। सर, कांग्रेस पे ब्लेम डाल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी कांग्रेस के कारण। अब इनकी इस बुद्धि पर मैं क्या कह सकता हूँ? बाबरी मस्जिद कैसे गिरी कैसे नहीं गिरी दुनिया ने अपनी आंख से देखा है। किन्होंने गिरवाई वो भी दुनिया ने अपनी आंख से देखा है। किस तरह से उसके बाद रथ यात्रा के पहियों से खून लिपटा हुआ था ये भी दुनिया ने अपनी आंख से देखा है। इनको उसमें बाबरी मस्जिद गिराने में कांग्रेस की जिम्मेदारी नजर आ रही है। अब ये कांग्रेस ये भी दुनिया ने देखा, केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, आंख बंद करके बैठे हुए थे, सारी दुनिया देख रही थी। आपने वादा किया था, आपने वचन दिया था। प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई थी, दोनों ने मिलकर के बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वचन दिया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने वचन दिया था। उनका केंद्र में तो नरसिम्हा राव जी थे पंकज जी, केंद्र में तो नरसिम्हा राव जी थे और उन्होंने भी वहां 3-4 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया था। ये भी एक फैक्ट है। एक प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार की बात पर भरोसा किया था। अब अगर उन्होंने ये गलती की थी तो इस गलती को मान लेते हैं। अच्छा राजेंद्र जी, मैं विषय से नहीं भटकना चाहूंगा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या नेताजी, क्या मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस को समर्थन देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले हमारे एक इंटरव्यू में वो होली के बाद सरकार से समर्थन वापसी का मन बना चुके हैं, क्या ये सच है? देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, सरकार को गिराने का कोई फैसला भी नहीं कर रही है। हमारा समर्थन जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या रणनीति होगी। पर हम ऐसा कुछ ये नहीं करेंगे कि होली के बाद गिरा देंगे। वो तो कांग्रेस पार्टी की साख खुद ही गिर रही है। वो अपने नहीं, अगर उनकी साख गिर रही है तो आप अपनी साख उनके साथ क्यों गिरा रहे हैं? यही तो हमारा सवाल है। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी सिद्धांत की पार्टी, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये हमारा सिद्धांत है। सांप्रदायिक ताकतों को हम नहीं आने देना चाहते। अब ये पॉलिटिकल कंपल्सन भी हो सकता है। नहीं राजेंद्र चौधरी जी, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि मुलायम सिंह जी की अडवाणी जी से कोई सेटिंग हो गई है, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कहीं हिंदू वोट एक तरफ न चला जाए और मुसलमान वोट कांग्रेस न चला जाए। वो बीजेपी के अंदर झगड़ा लगा रहे हैं, अडवाणी जी की तारीफ कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर खाने कोई सेटिंग हो चुकी है और आप सरकार गिराने वाले हैं। आप इतने दीपक जी इतने पुराने हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप कहाँ से सेटिंग की बात बोलते हैं? नेताजी के बारे में खूब जानते हैं आप। बीजेपी के साथ हमारी कभी सेटिंग नहीं हो सकती। भारतीय जनता, आप इतने दीपक जी इतने पुराने हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप कहाँ सेटिंग की बात बोलते हैं? नेताजी के बारे में खूब जानते हैं आप। बीजेपी के साथ हमारी कभी सेटिंग नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी को हम सांप्रदायिक दल मानते हैं। देश में धर्मनिरपेक्षता का सबसे नुकसान करने में लगे हुए हैं, भाईचारा नष्ट कर रहे हैं। तो कहाँ हमारा ये, कहाँ से आपने सवाल उठा दिया? नहीं, सवाल सर इसलिए उठ रहा है कि नेताजी को एकाएक लगने लगा है कि अडवाणी जी सच बोलते हैं।
नहीं वही आडवाणी जी जिन पर आरोप है कोर्ट में कि उन्होंने बाबरी मस्जिद खड़े होकर गिरवाई, वो उन्होंने घटना के बारे में जिक्र किया है, लेकिन उसका अर्थ ये कभी नहीं निकलता कि वो भारतीय जनता पार्टी से हमारा कुछ लेना देना हो सकता। चलिए, आपने साफ कहा, आपने कहा सरकार गिराने का मन नहीं है। इस मुद्दे पर मैं आऊंगा, मैं सीधे चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के अशोक प्रधान जी के पास, जो बड़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरविंद मोहन जी भी इंतजार कर रहे हैं। अशोक प्रधान जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, आपको लग रहा है सरकार गिर रही है, मुलायम सिंह उसको गिराने जा रहे हैं, या सिर्फ हम नूरा कुश्ती देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, पूरा देश देख रहा है कि सरकार की हालत क्या है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सरकार कब गिर जाए, क्योंकि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसमें से चूहे कूद के भागना शुरू हो जाते हैं। और ये जहाज डूबने जा रहा है, जो यूपीए सरकार का जो चल रही है, ये जहाज डूबने जा रहा है, जिसके ड्राइवर कांग्रेस के लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालात स्वयं ऐसे बन जाएंगे, हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये सरकार स्वयं ही अब गिर जाएगी, क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जितना भ्रष्टाचार और जितना देश को लूटने का काम और जिस ढंग से आम आदमी की रोटी छीनने का काम इस सरकार ने किया है, वो पूरा देश देख रहा है, और वो घड़ा पाप का भर चुका है, और वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। पंकज जी, पाप का घड़ा भर चुका है, जहाज डूब रहा है, चूहे छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब कई सारे आरोप हैं। अगर इस तरह की जुमलेबाजी से राजनीति में फायदा मिलता होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक चल रही होती। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहां चला गया है, उसकी चिंता करें भारतीय जनता पार्टी के नेता। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन भी चुनाव होंगे, 2014 में लोकसभा के जब चुनाव होंगे, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। पंकज जी, इस देश में लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है, इसीलिए तो बनेगी। लोकतंत्र नहीं होता तो फिर पता नहीं आप लोग क्या करते। लोकतंत्र के अंदर सरकारें आती जाती रहती है। आप लोगों का एक तंत्र देखा है, कौन सी आ जाए, देश ने देखा है आप लोगों का एक तंत्र। और ये जो आप कह रहे हैं कि चूहे जहाज छोड़ के भाग रहे हैं, हमने एनडीए का वो दौर भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ क्या व्यवहार किया था। नहीं, आपने जो मर्जी देखा हो, पर नहीं, मैंने नहीं, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, मैंने अकेले ने नहीं देखा। आप उस सच्चाई से आंखें बंद कर सकते हैं, देश आंखें बंद नहीं करेगा। सरकार को पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इसे जिस ढंग से भारत की साख गिराई है, देश की साख गिराई है, और देश के अंदर जिस ढंग से इस देश की लुटाई करी है, और जिस ढंग से इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें जिस ढंग से इसका सत्यानाश किया है इसकी साख का, ये किसी से छुपा नहीं है। अरे पिछले 8.5-9 साल में तो अंतर्राष्ट्रीय साख जितनी बढ़ी है देश की, वो सब लोग देख रहे हैं। इस दौरान जितनी सामाजिक योजनाएं शुरू हुई हैं, वो पूरा देश देख रहा है। और बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, भारत पर उसका असर नहीं पड़ने दिया इस सरकार ने। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। कहाँ की बात कर रहे हैं? हुआ था, क्या प्रगति हुई थी देश की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या देश का मान सम्मान बढ़ा था, ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, तभी उनको कहना पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा था कि क्या मुंह लेके जाऊं दुनिया में, क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया में, संसार को क्या मुंह दिखाऊं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देखा था हमने कि अंतर्राष्ट्रीय साख कैसी। ये दूसरी तरफ जा रहा है, हमको मुद्दे पे लौटना पड़ेगा। अशोक जी, हमको मुद्दे पर लौटना पड़ेगा। लूटने का काम किया, आपके मंत्री जेल जा रहे हैं, आपके एमपी जेल जा रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हैं, आपके फाइनेंस मंत्री अशोक जी में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। इस सरकार में अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, मैं अली अनवर जी भी बैठे, राकेश जी भी बैठे, राजपाल जी भी बैठे। इस बात के लिए अशोक जी आपको कभी माफ नहीं करेगा। अशोक जी, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता सब तय कर देगी, बहुत कम वक्त बाकी है, जनता सब तय कर देगी। अरविंद मोहन जी, क्या आपको लगता है कि इस मोर्चे पर जब मुलायम सिंह की बेटी की सरकार की लोकप्रियता गिर रही है, उनका वोट बैंक श्रिंक कर रहा है, 2 साल में उनको और ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये चुनाव का गिमिक तो नहीं खेलेंगे मुलायम? नहीं, मुलायम सिंह जी को वश में होता तो चुनाव हो गए होते, या होने का खेल हो गया रहता।
अब जरूर है कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है डीएमके के निकलने से, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो खुद अपने बारे में, अपनी पॉलिटिक्स के बारे में अभी कहां ले जाएंगे इसके बारे में श्योर नहीं है। और बीते काफी दिनों में मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से हर नेता के साथ व्यवहार किया है और हर पॉइंट पे यू टर्न लेने का रिकॉर्ड उनका रहा है, इसलिए वो किसी थर्ड फ्रंट को बनाने में सहायक हो जाएंगे और फ्रंट पे रहेंगे और थर्ड फ्रंट बन जाएगा, इसकी भी सूरत मुझे अभी दिखाई नहीं देती। और एक बयान आडवाणी के थोड़ा सपोर्ट से मुझे लगता है कि मुसलमानों में जितनी बेचैनी है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, वो इस कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है ये सुसाइडल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में बहुत बेचैनी है। और इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस और बीएसपी दोनों को छोड़ के मुसलमानों ने काफी हद तक एकदम समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। अगर वो वापसी करते हैं, फिर दूसरी तरफ जाते हैं, कांग्रेस की तरफ या बीएसपी की तरफ, या फिर अपना उनकी अपनी पार्टी बनाने की मुहिम सब जगह है, तो फिर मुलायम सिंह को मुश्किल होगी। तो अभी अगर उनको गठबंधन पॉलिटिक्स में करना भी है कुछ और आगे की सोचते हैं कि हम लीडर हो जाएं, तो सबसे पहली कोशिश तो उनको यही करनी होगी कि अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा ले आएं। और वो ले आने के लिए वो अभी अगर गठबंधन आडवाणी जी जैसे नाम के साथ शुरू कर दें, एनसीपी के साथ शुरू कर दें, तो इन सब से मुझे लगता है उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि शासन में जो गड़बड़ियां हैं उस पर ध्यान दें, और उस पर वो ध्यान दे रहे हैं, बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इस पर कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो गुंडागर्दी और बदमाशी और क्रिमिनल हिसाब किताब सरकार में बढ़ा है, वो जल्दी बस में जितना जल्दी कर लेंगे मुझे लगता है उसका लाभ होगा। नहीं कर रहे हैं तो सचमुच जो अदीब साहब कह रहे थे कि उनका ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, तो ये बयान कांग्रेस को धमकाने के लिए हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल फायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान देगा। अदीब साहब, आप जुड़े हुए हैं, राजेंद्र चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे जाने माने चेहरे हैं वो, अगर देश की बात की जाए, प्रवक्ता रहे हैं चुनाव के वक्त पार्टी के। राजेंद्र चौधरी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, वो ये कि नेताजी इतनी बार यू टर्न क्यों लेते हैं? कभी तो एक स्टैंड ले जाकर। सवाल तो आप ही से मैं करता हूँ, आपको किसने बता दिया ग्राफ गिर रहा है? ये क्या सवाल? आप जो है कहाँ यू टर्न ले लिया? राजनीति है ये, इसमें कई तरह के जो मोड़ आते हैं, कई तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, वो राजनीति का एक रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के साथ गिरने की खबर कहाँ से आप लोग को स्टूडियो में लग जाती है कि साथ गिर गई है और वोट बैंक खिसक गया है और माइनॉरिटी में रिएक्शन है? कहाँ से आप लोग इकट्ठा करते हैं मैं नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में सरकार का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, यहाँ पर विकास हुआ है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बंद हुआ है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज है। ये कहाँ से आप? और सत्ता में बैठे हर किसी को यही लगता रहता है राजन जी, मायावती जी को भी यही लगता था वो दूसरी बार सरकार बना रही है। क्या आप तुलना कर रहे हो? उसने भ्रष्टाचार किया था, उसका मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है, उनसे क्या आप तुलना करते हो? उनको क्या लगता था? उसका मंत्री जेल में है। अच्छा, मेरे साथ अदीब खान साहब हैं। अदीब खान साहब ने ही वो बात कही थी जिसको आपने काउंटर किया था। अदीब खान साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, आप भी जानते होंगे समाजवादी पार्टी को उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने सपोर्ट किया था। अदीब खान साहब, आपको लगता है कि माइनॉरिटीज जिस जज्बे के साथ मुलायम सिंह जी की साइकिल पर बैठी थी, वो जज्बा एक साल के बाद बढ़ा है, कम हुआ है, या माइनॉरिटीज के अंदर? अब चौधरी साहब तो बात को इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन हम लोग तो सत्ता में नहीं हैं। हम तो सपोर्ट करते हैं इनको। 9 से 10 राइट्स हो गए, 9 लोगों पे एनएसए लगा, 9 के 9 मुसलमान जेलों में बंद हैं। इनके मैनिफेस्टो में यह था कि जो लोग आतंकवाद के नाम पे बंद हैं उनको हम छोड़ेंगे, मैनिफेस्टो में है और बयान भी है। कह दिया हमने 400 लोग छोड़ दिए। 400 कौन लोग थे? जो वर्कर थे, जो मायावती के जमाने में गुंडा एक्ट पे बंद हुए थे। तो ये सब सवाल आज माइनॉरिटी पूछ रही है, लेकिन ये नहीं सुनने को तैयार है। तो अब मैं इसका क्या इलाज बताऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है। आप सुन लीजिए चौधरी साहब, आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया, मेरी बात सुन लीजिए चौधरी साहब, मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप मेरी बात का जितना आप जवाब देना चाहें दे दीजिए। लेकिन मैं आपसे, आपके वर्कर, आपके वोटर की हैसियत से पूछ रहा हूं, आपने अभी तक एक भी
जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, चाहे वो वक्फ हो, चाहे हज कमेटी हो या फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी हो, किसी में किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इसलिए कि आपस की चपखलिश। ये बेचैनियां हैं माइनॉरिटी में, और ये नहीं मानेंगे कि सब कुछ हो रहा है। जब राइट्स होते हैं तो राइट्स का आप जानते हैं क्या असर है। 32 साल तक लेफ्ट पार्टी ने बंगाल में सिर्फ इसलिए हुकूमत कर ली कि उन्होंने माइनॉरिटी से यह कहा कि दंगा फ्री, राइट्स फ्री हुकूमत देंगे। 17 साल लालू प्रसाद ने बिहार में हुकूमत दे दी। ये वो बेसिक पॉइंट है जिसपे माइनॉरिटी यूनाइट होती है, डरती है, भय खाती है। अली अनवर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस सिर्फ 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं करने के लिए। 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। जी राजेंद्र चौधरी जी, चाहूंगा जवाब। बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। ये राइट्स की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई है वो उनको राइट्स का नाम नहीं लिया जा सकता। अब अगर कहीं पर कोई ये घटना हुई है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हुई है। हमारे यहाँ मसूरी में, गाजियाबाद में एक पुलिस का मुठभेड़ हो गया, वहां के नौजवान मुस्लिम थे, उसमें कुछ हत्याएं भी हो गई, तो वो को राइट हो गया क्या? फैजाबाद में क्या हुआ? तो फैजाबाद में कोई राइट हुआ क्या? अरे गांव के गांव जला दिए, 8 घंटे तक आग लगी नहीं वहां। कौन बताया आपको? कहाँ गांव के गांव जल गए? बात यह कि अगर आप इसी जिद पे रहेंगे, और वो अगर आप इसी जिद पे रहेंगे और आप हमारे ऐसे वर्करों की नहीं सुनेंगे तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे। दंगा कराने की कोशिश की गई, उसको नाकाम किया गया और तत्काल कार्रवाई की गई। वो तो घटना हुई है, कुछ छिपी हुई बात थोड़ा ही है। आपने ये यहाँ क्या किया? मथुरा में खालिद नाम का आदमी जिसका घर लूटा गया, उसको एनएसए में बंद कर दिया, आज तक बंद है। 3 बार आपके मुख्यमंत्री से मिलकर मैं आया। काफी बातें आप कर रहे हैं। तो उसकी छानबीन हो रही है। चलिए, हम डिफरेंट डायरेक्शन में बहस के जा रहे हैं, हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। हम एक लार्जर मुद्दे पर बहस चल रहे हैं। और अली अनवर जी हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि जनता यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से और उनकी तरफ से ऐसा मत आया था घिसटते किसी भी तरह से ये सरकार कार्यकाल पूरा कर लेगी। अली अनवर जी, क्या आपको लगता है कि ये चलता रहेगा या मुलायम सिंह जी प्लग आउट कर लेंगे? आप भी हिंदी हार्टलैंड की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, समाजवादी पार्टी के सामने जो साख का संकट है उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दीपक जी, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, एक एक करके यूपीए के जो घटक दल हैं वो साथ छोड़ते जा रहे हैं और जो बाहर से समर्थन देने वाले हैं उनके भी बोल सबके सामने है, देश के सामने। इनके मंत्रियों में आपसी तालमेल नहीं है और जिस तरह से मुलायम सिंह जी में और इनके मंत्री में जिस तरह से गाली गलौज की नौबत आई, तो इसका मतलब कि इस तरह से घिसट करके चलने से तो बेहतर है कि चुनाव ही हो जाए। और उसी तरह के हमको लग रहा है कि हालात बन रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो जो कुछ तजुर्बा है वो आडवाणी जी का, मुलायम सिंह जी नाम लें या न लें, लेकिन ये बात सही है कि मुसलमानों के अंदर, कमजोर तबकों के अंदर मुलायम सिंह जी की साख गिरी है, उनकी पार्टी की साख गिरी है। दंगे भी हुए हैं और गुंडागर्दी भी बढ़ी है। इससे जो हमारा तजुर्बा है और जो हमारा ताल्लुकात है, उसके बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि इस बार मुसलमान को 100 बार सोचेंगे फिर से मुलायम सिंह की पार्टी को वोट देने के लिए। तो बड़ा सवाल उठाया आपने और इसी बहस को मैं ले जाता हूं आगे की तरफ। राजपाल कश्यप जी, आपको लगता नहीं है कि इतने सारे दंगे, इतने सारी गड़बड़ियां, कानून और व्यवस्था पर सवाल, मुलायम सिंह जी की बार बार डांट, अखिलेश का इनएक्सेसिबल होना, ये तमाम चीजें आपकी सरकार की साख पर विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट है?
आपने जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश का इनएक्सेसिबल होना, ये तमाम चीजें आपकी सरकार की साख पर विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट है। आपने जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको जनता ने कहां खड़ा किया है? जो लोग पार्टियां आरोप लगा रही हैं, और हमारी पार्टी की विश्वसनीयता है, हमारी पार्टी पे लोग भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, हिंदुस्तान के लोग। मैं तो अभी पुणे गया था भारतीय छात्र संसद में, जिस तरीके से हमने माननीय नेताजी का नाम लिया और माननीय अखिलेश जी का नाम लिया, जिस तरीके से दसों हजार लड़के लड़कियों नौजवानों ने ताली बजा के उनका स्वागत किया, वो लोग भी चाहते हैं हमारे प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी हो, जो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे सके और किसानों का पानी माफ हो सके, कन्या विद्याधन मिल सके, जो गरीब किसान परिवार के नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे, आज वो पढ़ाई में साल बर्बाद अभी तो देना शुरू किया गिनती के लोगों को। आपने क्या बात कर रहे हैं आप? राजपाल जी, साल बर्बाद अभी तो 10-15 लैपटॉप बांटे आपने। ये चुनावी वादे आप 10-15 नहीं, आपने देखा पूरा समारोह हुआ जिसमें कई हजार लोगों को दिया गया। और एक साल बाद है कि 5 वर्ष के लिए लोग चुनावी वादे करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रदेश को बीएसपी ने किस तरीके से लूटा था, एक मंत्री करके जेल जा रहा है, और उस प्रदेश को आज विकास के रास्ते पे लाने का काम किया है। और आज तक किसी भी पार्टी ने चुनावी एजेंडे को नहीं पूरा किया, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जिनकी काबिलियत से, इनके टैलेंट से उन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाया है। आपको मालूम है आज बहनें हमारी 1090 नंबर चालू कर दिया, 108 आप एम्बुलेंस सेवा देखिए। आप जो लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हमारी धरातल पे पार्टी है और धरातल पे काम कर रही है, और धरातल पे ही काम किया गया तब 224 सीटें आई। हम लोग चर्चाओं में नहीं जाना चाहते, हम आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहते, हम किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। हमारी पार्टी ने इतने काम हमारी सरकार ने कर दिए हैं, हम तो कामों पे जाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के इतिहास में उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी ने चुनावी एजेंडे पे काम किया हो। आज जो जनता जिन मुद्दों पे जनता ने सरकार बनाई थी, उन मुद्दों को पूरा एक एक करके पूरा कर रहे हैं। और 108 नंबर आज जो उत्तर प्रदेश किसानों का देश है, जहां गांवों में गाड़ियां तक नहीं थी, वहां आज नंबर डायल करते हैं। जो भी हमारी बहन, माता या बुजुर्ग हमारा बीमार होता है, उसको हॉस्पिटल तक ले जाने। 108 ना केंद्र सरकार की स्कीम है। राजपाल जी, किस दुनिया में आप ना, इनकी सरकारें रही, किस दुनिया में है ये? 108 केंद्र सरकार की स्कीम है। आप ये तो पता कर लीजिए आपकी सरकार की कौन कौन सी स्कीम है। 108 केंद्र सरकार की स्कीम है, पूरे देश में चलती है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं चलती। वो उत्तर प्रदेश सरकार ने राकेश जी के पास जाना चाहूंगा, राकेश जी के पास भोपाल में, राकेश जी सरकार में भी नेता, और आपको नहीं मेरी बात सुन, राकेश जी भिंड आपका लगा हुआ है, बिल्कुल भिंड उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। आपको मेरे ख्याल से आप नदी पार करते होंगे और उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते होंगे। कितने चुनावी वादे मुलायम सिंह जी ने पूरा कर दिया? जरा इनको आईना दिखा दीजिए, राज्यपाल कश्यप जी को। मैं उत्तर प्रदेश में चुनावी वादे धरातल पे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात अगर करें तो ये नगण्य के बराबर है, जनता बता देगी। ये छोटा सा एक हिस्सा है जो बुंदेलखंड और भिंड की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में यहाँ की आप भिंड से इटावा की बात कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर। इतना क्राइम दीपक जी बढ़ गया है कि आम आदमी का जीना मुश्किल है। और जिस आप आज आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं दीपक जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तथाकथित बाबरी मस्जिद को ढाने वाले लोगों की अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, तो वो सीधे सीधे क्लीन चिट दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उसके ऊपर चढ़कर तोड़ा। ये अपनी आइडियोलॉजी को बलाए ताक रखना चाहते हैं। ये दो प्रकरण एक जैसे हुए। माननीय अडवाणी जी जब पाकिस्तान गए तो वो नतमस्तक हुए जिन्ना जी की मजाक। पार्टी की हमने नहीं प्रशंसा कर दी। ये दिल्ली की कुर्सी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी भी बदलना चाहते हैं, और इनके लिए अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं राजपाल जी, आपके लिए अंगूर खट्टे हैं। सवाल बहुत सीधा है, और मेरा सवाल है राजेंद्र चौधरी जी से भी था। क्या आडवाणी जी वही शख्स नहीं है जिन्होंने कहा बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगी और 6 दिसंबर 1992 को टूट गई? वो सच बोलते हैं तो बाबरी मस्जिद क्यों टूटी? मुलायम सिंह जी ने कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो सच बोलते हैं हमेशा।
अगर वो सच बोलते हैं तो बाबरी मस्जिद कैसे टूट गई? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं राजपाल जी बोल दीजिए जवाब। अगर सोच रहा हूं तो मैं 5 मिनट अदीब साहब से बात कर लेता हूं। आपका ऑडियो वीडियो सब ठीक है, आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आडवाणी जी अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद क्यों टूटी? चलिए ये सवाल मैं इनसे फिर से पूछूंगा। मेरा पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि इनका ऑडियो वीडियो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। ये हाँ राजपाल जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज आप? चलिए इनको ऑडियो वीडियो चेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है टेक्निकल, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं अली अनवर जी के पास आना चाहूंगा। अली अनवर जी, मैं मुलायम सिंह जी के इस बयान के मायने और मतलब समझना चाहता हूं। अदीब जी भी और अशोक प्रधान जी भी जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या सोचते हैं। आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के अगर एक्सपर्ट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या साबित करना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव जी आडवाणी जी को ये कह के कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलता? देखिए, मुसलमानों में जो उनका वोट का क्षरण हुआ है उसकी वो बेचैनी है और उसकी भरपाई शायद वो दूसरे साइड से करना चाहते हैं या फिर वो कांग्रेस को हड़काना चाहते हैं कि देखिए अगर हम हमारे शर्तों पर आइए वरना हम वहां भी जा सकते हैं। हमको यही दो बात लगती। आपको यही दो बात लगती है? अशोक प्रधान जी, बड़ा सीधा सवाल है। आप तो बड़े खुश हुए होंगे जब उन्होंने आडवाणी जी की तारीफ करी होगी। अब कैसा लग रहा है? क्योंकि वो तो आपके आइडियोलॉजिकल सबसे बड़े अपोनेंट है और आइडियोलॉजी पर आपकी पार्टी खड़ी है। आपके लिए विचारधारा पहले, व्यक्ति बाद में। देखिए दीपक जी, अगर किसी अच्छे व्यक्ति को अच्छा कह दिया, किसी सच्चे व्यक्ति को सच्चा कह दिया और किसी बुरे काम को या किसी भ्रष्टाचार को कहने वाले को मुंह पे ये कह देना कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है या तुम्हारा शासन ठीक नहीं चल रहा है, और उस बात को उन्होंने कहा कि माननीय आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते, तो माननीय आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते, ये बहुत बड़ा सच है, नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा, फिर बाबरी मस्जिद कैसे टूटी? इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब अशोक प्रधान जी बाबरी मस्जिद कैसे टूटी? दोष से मुक्त नहीं होऊंगा, मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। उन्होंने किया। अशोक प्रधान जी बाबरी मस्जिद कैसे टूटी 6 दिसंबर 1992 को? और वो हालात सब क्या हालात थे, और मैं वही बता रहा हूँ आपको दीपक जी, वो हालात सबने देखे थे। उस समय के जो हालात थे वो किसी से छुपे नहीं है, वो हालात सबने देखे थे। लेकिन ये सच है कि माननीय आडवाणी जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो सच बोलते हैं। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा है। तो बाबरी मस्जिद तारीफ करूंगा। उन्होंने किसी मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। अरविंद जी सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद जी, देखिए, जिस तरह से स्टालिन पे छापा मार के सरकार ने मुलायम सिंह को धमकाना चाहा, ठीक वही मुलायम सिंह कर रहे हैं कि आडवाणी की तारीफ करके कांग्रेस को धमकाना चाहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टालिन का छापा कांग्रेस को भारी पड़ गया, वैसे ही मुझे लगता है कि आडवाणी के नाम दिया गया बयान मुलायम सिंह को भारी पड़ रहा है। अभी अब वो उसको गठबंधन की तरफ ले जाने की कोशिश करके शायद कुछ भरपाई कर रहे हैं, लेकिन वो बयान उनको भारी पड़ रहा है। कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री तक को माफी मांगनी पड़ी कि स्टालिन पे छापे की जानकारी उनको नहीं थी। तो इस किस्म के दांव पेच अगर छोटे छोटे आजमाए जाएंगे तो ये पॉलिटिक्स पे सचमुच अभी कोई भी अंधा ये नहीं है कि इस तरह के बयान को का मतलब न समझे। अरविंद जी एक बहुत, अशोक जी आपके पास आ रहा हूँ। आपकी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, सीधे चलता हूँ कानपुर फोन लाइन पर। समाजवादी पार्टी के सबसे ठीक है, अच्छे सुन रहा हूँ, आप मुझे अच्छे सुन रहे हैं। आपके वीडियो में प्रॉब्लम है, आपके वीडियो में प्रॉब्लम है, मैं वही दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे साथ रामाश्रय कुशवाहा जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर सबसे ज्यादा बयान देते हैं।
अब मैंने ये बात मानी कि आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते। रामाशय कुशवाहा जी, मुलायम सिंह जी ने कहा कि आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आडवाणी जी ने भी ये कहा था, उनकी पार्टी ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगी। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो बाबरी मस्जिद कैसे टूटी? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी, बहुत बड़ा दिल है उनका, वो वरिष्ठ नेताओं का हमेशा सम्मान करते हैं। और आपने देखा कांग्रेस के एनडी तिवारी को भी उन्होंने भारी आदर किया और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस के नेता है। और लगातार आपने देखा है कि एनडी तिवारी जी का भारी सम्मान किया है हमारी नेताजी ने। और वो नहीं, सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है सर, राजनीति में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि 6 दिसंबर 1992 से पहले बीजेपी ने, आडवाणी जी ने, कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगी। नेताजी कहते हैं कि आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते। अगर आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते तो फिर बाबरी मस्जिद तो नहीं टूटना था। सवाल ये है कि फिर बाबरी मस्जिद कैसे टूट गई? सवाल ये भी है कि वहां गिराने के लिए आडवाणी जी नहीं गए थे सर। वो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद थे। आडवाणी जी ने ये बात कहा था कि नहीं टूटेगी, और आडवाणी जी चूंकि वहां तोड़ने नहीं गए और ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था भाजपा के भी लोगों को, वो एक मॉब था और मॉब ने उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। तो निश्चित रूप से 20 साल बाद आपको समझ आया ये लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है कुशवाहा जी? रामाशय जी, ये बात आपको 20 साल बाद समझ आई? नहीं, आप मुलायम सिंह जी की बात भी जुड़ रही है। आपने ऐसा काम कर दिया। नहीं, रामाशय जी, अगर ऐसी बात है कि आडवाणी जी ने आदेश नहीं दिया, बीजेपी आरएसएस वाले लोग थे, तो आडवाणी जी का तो बीजेपी आरएसएस से कोई संबंध ही नहीं है ना। आडवाणी जी का तो बीजेपी आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। उनका क्या संबंध है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि 20 साल लग गए आपको जानने में कि आडवाणी जी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में बेकसूर हैं। कोर्ट में तो केस चल रहा है। लिब्रान कमीशन ने उनको नामजद किया नंबर 1। लेकिन ये बात निश्चित है कि मॉब का कोई ब्रेन नहीं होता। मैंने आपसे कहा है मॉब का कोई ब्रेन नहीं होता और मॉब ने ऐसा काम किया है। निश्चित रूप से आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन माननीय नेताजी ने जो आडवाणी जी का सम्मान किया है, वरिष्ठ नेता के रूप में किया है, वहां पर बाबरी मस्जिद को बीच में लाने की आवश्यकता मेरे ख्याल में नहीं। रामाश्रय जी, मैंने आपकी बात मानी। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं, मॉब ने, भीड़ ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी? नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं, भीड़ वो भाजपा की ही थी, आरएसएस के लोग थे, हिंदू मतलब आडवाणी जी बीजेपी और आरएसएस के नहीं है? आडवाणी जी बीजेपी आरएसएस के नहीं है? नहीं, वो है, क्यों नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यहाँ केवल सवाल आपका है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय नेताजी ने आडवाणी जी का सम्मान किया, आदर किया और सम्मान आदर किया उनके वरिष्ठ होने की वजह से। वहाँ पर बाबरी मस्जिद का जिक्र मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं पत्रकार हूँ, सवाल पूछता हूँ तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, तनख्वाह मिल जाती है। सवाल मेरा सीधा ये है कि उन्होंने कहा आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते, तो मेरा उस पर काउंटर सवाल ये है कि वो झूठ नहीं बोलते, मैं मानता हूं। उसके हिसाब से तो बाबरी मस्जिद को नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था, उन्होंने और उनकी पार्टी ने। नहीं, आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने एक बात पकड़ी है कि आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो बाबरी मस्जिद जब टूटी है तो उसमें आडवाणी जी का जो वक्तव्य था, बयान था, उसके उल्टा हुआ, तो निश्चित रूप से वहाँ झूठ साबित हुए वो। लेकिन एक बात मैं कहूँ, ये तो उसको माइनस कर दूं, अभी तक आडवाणी जी ने जो भी बात कही है उसमें कहीं झूठ नहीं झलकता। माननीय नेताजी ने जिस बात को कहा है उसको मैं भी बल दे रहा हूँ कि आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी में भले नेता है। नहीं, ठीक है, भले नेता है, मैंने माना, लेकिन मैं इस गुत्थी में उलझा हुआ हूँ कि अगर मुलायम सिंह जी को 20 साल बाद ऐसा लग रहा है कि वो सच बोलते हैं, तो बाबरी मस्जिद क्यों टूटी? नहीं, आपका सवाल वाजिब है और ये जिम्मेदारी भी आडवाणी जी की गई थी कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसमें अभियुक्त भी है वो। लेकिन तो नेताजी क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो सच ही बोलते हैं? मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि नेताजी ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं कि वो सच ही बोलते हैं।
अभी इस बात को यदि बाबरी मस्जिद को मायने साफ कर दें तो मेरे ख्याल में आडवाणी जी सही बोलते हैं। वो सच ही बोलते हैं। अच्छा, अशोक प्रधान जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट। रामाश्रय कुशवाहा जी, अशोक प्रधान जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अशोक प्रधान जी पूछिए। मैं उनसे कुछ ही पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो सच ही बोलते हैं और वो एक हालात। पूछिए। मैं उनसे कुछ ही पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो सच ही बोलते हैं और वो एक हालात थे जिस हालात में सब कुछ हुआ है। और माननीय आडवाणी जी ने जो कुछ आज तक कहा है वो सच कहा है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उनका पुराना सारा इतिहास उठा के देख लो, चाहे पार्लियामेंट का इतिहास हो और चाहे पार्टी का इतिहास हो, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। जिन्ना के बारे में जो बोला वो भी सही बोला था। सारे पूरे देश की हर राजनीतिक पार्टी मानती है। अच्छा, उन्होंने कराची में कहा था, एक मिनट, अशोक प्रधान जी, उन्होंने कराची में कहा था, उन्होंने कराची में कहा था जिन्ना सेक्युलर है। और दीपक, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वो भी सच था। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वो भी सच था क्या? उन्होंने कहा था, आडवाणी जी ने कहा था जिन्ना सेक्युलर है। माननीय मुलायम सिंह जी ने, दीपक जी अगर मुलायम सिंह जी ने कह दिया। अरे सर, मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। कर रही थी आडवाणी जी ने कराची में कहा था कि जिन्ना सेक्युलर है। बुरा कर दिया सर, आडवाणी जी बुरा क्या कर दिया मुझे बताइए। एक मिनट, आडवाणी जी ने, पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप डिबेट करा रहे हैं। अरे मेरे सवाल का, डिबेट की बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं अशोक प्रधान जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है। मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए। मैं आपसे एक जवाब पूछ रहा हूँ। मेरा सीधा सवाल है कि आडवाणी जी ने कराची में कहा कि सरकार को, अशोक प्रधान जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो उन्होंने कहा कि वो अच्छी थी, अरे तो इसमें क्या बुराई कर दी उन्होंने? 1 मिनट, सुन तो लीजिए। बुराई क्या करी है? सुन तो लीजिए। आप मुझे बुराई बताइए क्या करी है उन्होंने? सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। सच कहा है तो उसको इतना बड़ा बाउंड्री क्यों बनाया जा रहा है? कराची में इतना बड़ा बाउंड्री बनाया, कराची में आडवाणी जी ने कहा था जिन्ना सेक्युलर है, बोल रहे हैं और वो सच बोलते हैं, तो उसमें बुराई क्या हो गई? कराची में आडवाणी जी ने कहा था जिन्ना सेक्युलर है, तो क्या जिन्ना सेक्युलर है? आपको वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने कुछ कहा था तो उन्होंने कहा था ना, इसमें क्या बात है? नहीं, क्या सच है ये जिन्ना सेक्युलर है? दूसरी बात कह दी, क्या अशोक प्रधान भी मानते हैं जिन्ना सेक्युलर है? जो मुलायम सिंह जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते, आडवाणी जी अच्छे नेता है, आडवाणी जी की बहुत बड़ी साख है, ये बात सच है। मतलब मुलायम जी ने कहा है, मुलायम सिंह जी तो ये भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है। आडवाणी जी ने कहा है कि यूपी एक मिनट, अशोक प्रधान जी, के ऊपर डिक्टेटर है, अशोक प्रधान जी, और उन्होंने अगर कहा कि एनडीए की सरकार अच्छी थी, मुलायम सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मुलायम सिंह जी ने ये भी कहा, ये भी कहते हैं मुलायम सिंह जी। अरे सुन तो लीजिए, सराहना नहीं हो रही, सुन तो लीजिए, अंदर उस सरकार की सराहना नहीं हो रही। अरे सुन तो लीजिए अशोक प्रधान जी, सुन तो लीजिए, मुलायम सिंह जी ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है। आप ये बता दीजिए, ये भी सच है ना कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है? मैं तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस बात का जवाब दे रहा हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी सरकार के लिए मंच में खड़े होकर कहा कि उसको ये सब हालात ठीक करने चाहिए, उनके मंत्रियों को हालात ठीक करने चाहिए, अफसरों को ऊपर लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया उस चीज को और उन्होंने अपनी सरकार को हिदायत। पर वो ये भी तो कहते हैं कि गुंडा बर्दाश्त नहीं, पर वो ये भी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है। इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? पर वो ये भी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है, तो ये भी सच है उत्तर प्रदेश में? बोल दीजिए आप, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है। कहा है अपनी सरकार को मंच से उन्होंने कहा है। मैं चलिए मैं राम आश्रय कुशवाहा जी के पास चलता हूँ। को ठीक करना चाहिए, अफसरों को ठीक करना चाहिए, इस कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। अली अनवर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी भी, दोनों के पास जाना पड़ेगा। दोनों एक्सट्रीम व्यू रखते हैं राजनीति के अंदर। लेकिन रामाश्रय जी से मेरा आखिरी सवाल होगा, मुझे डिबेट को कंक्लूड करना है, वक्त भी मेरा हो रहा है। रामाश्रय जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है आपसे। वो अच्छा लगता है, उन्होंने फोन काट दिया है, राजपाल जी एक सवाल आपसे पूछूंगा, अगर जवाब ना देना हो तो आप हाथ जोड़ देना, ये बता देना आपको सवाल सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया सवाल। नेताजी ने कहा आडवाणी जी झूठ नहीं बोलते। आडवाणी जी ने 20 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को कहा था, उनकी सरकार ने कहा था
हलफनामा देके कि बाबरी मस्जिद नहीं टूटेगी, लेकिन बाबरी मस्जिद टूट गई। अब ये बताइए, आडवाणी जी सच बोलते हैं क्या? नेताजी ने किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं की है। नहीं, इंसान की तो की है, क्योंकि हमारे दल की अलग विचारधारा है और अरे भैया इंसान की तो विचारधारा है। आडवाणी का नाम लिया ना उन्होंने। जी बताना चाहता हूँ, राजपाल जी को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर दी तो ये लोकतंत्र में तो स्वस्थ परंपरा है, हमारी परंपरा है, बहुत अच्छी बात है। और इस लोकतंत्र में माननीय नेताजी ने स्वस्थ परंपरा डाली है। और अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा घटना को लेकर तो इसमें किसी दल से हमारी वो विचारधारा नहीं मिल गई। हमारी दल की विचारधारा अलग है और हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, और हम इन चर्चाओं में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि हमारी पार्टी आज काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान को आईना दिखाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश से। पूरे हिंदुस्तान के नौजवान से लेकर किसान से लेकर सारे देश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी सरकार हमारे यहाँ भी आ जाए। और चौरसिया जी, उत्तर प्रदेश में जितना काम हो रहा है, मैं कहता हूं काम पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? सभी पार्टी जब काम होगा तो उस पर भी चर्चा होगी, जब काम होगा तो उस पर भी चर्चा होगी। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आडवाणी के लिए और एकाएक मुलायम सिंह यादव जी का प्रेम क्यों जाग गया जी? आडवाणी जी के प्रति मुलायम सिंह यादव जी का प्रेम कोई नया नहीं है। दीपक चौरसिया जी, 2003 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आडवाणी जी की कृपा से ही बनी थी। यदि केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष होकर उन्होंने यदि मदद नहीं की होती तो 2003 में आडवाणी जी यदि आशीर्वाद नहीं देते तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनती है। राजनीतिक सत्य है। और कांग्रेस से अधिक कांग्रेस ने कभी मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं बनवाई है। एक बार बचाई है बेशक 1991 में। इसके अलावा कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव का कभी जो है सरकार नहीं बचाई, संरक्षण नहीं दिया। उल्टे मुलायम सिंह यादव का जब उनको कांग्रेस को अवसर मिला तो सेकुलर राजनीति में जो मुस्लिम वोट बैंक मुलायम सिंह यादव के पास चला गया है, उसको खींचने के लिए उनको संत्रास देने का प्रयास हुआ है। इसलिए मुलायम सिंह यादव दिल से तो आडवाणी जी के प्रशंसक हैं, लेकिन अब राजनीति की ऐसी मजबूरी है कि उन्हें आडवाणी जी के खिलाफ बोलना पड़ता है। और आजकल मुलायम सिंह यादव जी वार्धक्य के दौर में आ गए हैं, तो बहुत सारी चीजें कहीं कहीं भूल कर भी बोल जाते हैं। भूल कर उन्होंने एक सत्य को स्वीकार किया है। और ये मुलायम सिंह यादव जी वही है जिन्होंने 1999 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आई। इसलिए आडवाणी जी का मुलायम सिंह जी के प्रति, मुलायम सिंह जी का आडवाणी जी के प्रति सम्मान भाव, कोई इसमें दोष नहीं है। ये राजनीति का गुणा भाग है। चलिए, मुझे लगता है दोपहर के सामना में आप इस पर जरूर लिखेंगे। अली अनवर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। आपको लगता है मुलायम सरकार गिराएंगे, हाँ या ना? देखिए नजरें बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी, मुलायम सिंह जी बहुत सधे हुए पॉलिटिशियन हैं, और कोई भी टिप्पणी का जो करते हैं उसका राजनीतिक निहितार्थ होता है, उसका जोड़ घटाव होता है। अरविंद मोहन जी ने ठीक ही कहा कि वो कांग्रेस को एक मैसेज देने के लिए कि हमारी शर्तों पर आइए वरना हम सरकार गिरा देंगे, ये है। और दूसरी हमने जो बात कही फिर दोहरा रहे हैं कि मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है उनसे, इससे उनकी बेचैनी है और वो दूसरा रास्ता भी टटोल रहे हैं। एग्री करते हैं आप अली अनवर जी से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि मुझे थोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी पर तरस आ रहा है कि आडवाणी जी हमेशा सच बोलते हैं, इस बात पर अब इतना हल्ला करने के लिए उन्हें मुलायम सिंह जी के बयान की जरूरत पड़ी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा मन नहीं मानता कि मुलायम सिंह जी अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में कुछ भी संशोधन करने के बारे में सोचते होंगे, लेकिन ये जरूर है, मेरे लिए भी हैरत की बात है कि कभी कभी उनके जो कुछ क्रियाकलाप होते हैं उनसे एक अजीब किस्म का संदेह पैदा होता है, जैसा अभी उन्होंने आडवाणी जी की तारीफ करके किया है, या जैसे उन्होंने गुजरात में अपने उम्मीदवार उतार के किया, उससे किसको फायदा हुआ। अब अरविंद जी ने जो एक बात कही कि मुलायम सिंह जी ये सब इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस को धमकाना चाहते हैं, तो अगर मुलायम सिंह जी आडवाणी जी की तारीफ करके कांग्रेस को धमकाना चाहते हैं
तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये ऐसी रणनीति अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें मुबारक हो। अरविंद मोहन जी, क्लोजिंग कमेंट आप। पिछली बार जैसे कल्याण सिंह को ऐसा ही सर्टिफिकेट दे के वो अपनी पार्टी में ले आए थे और यूपी के मुसलमानों का वोट इस वजह से भी काफी बिखरा था। मुझे लग रहा है उसी किस्म की गलती, उस समय भी पूरे होशो हवास में ही उनको ले आए थे। ऐसा नहीं है कि कोई गलती से कल्याण सिंह को उन्होंने अपने साथ कर, वही साक्षी महाराज को ले आए थे। तो ये उनको लग रहा था कि शायद वो कुछ जाति का गणित ऐसा बैठाएंगे जो उनके हाथ में जाएगा। लेकिन उसी किस्म का अगर ये मूव फिर कर रहे हैं एक बार पिटने के बाद, तो मुझे लगता है दोबारा भी नतीजा वैसा हो सकता है। अशोक प्रधान जी क्या कहेंगे, साइकिल पे सवार होगा कमल? देखिए, सवाल इस बात का है कि कमल कहां सवार होगा। कमल तो वैसे ही सवार है, कमल तो आने वाला है, कमल पूरी तरह से खिलने वाला है और वो पूरी तरह से देश के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उसमें मुलायम सिंह को समर्थन देंगे। ऐसे सपने हैं जो सच होने जा रहे हैं, जो साकार होने जा रहे हैं और इसी बात को माने और मुलायम सिंह जी ने कहा है, इसी बात को माने और मुलायम सिंह जी ने कहा और इसीलिए जो अडवाणी जी के लिए उन्होंने बोला है वो निश्चित रूप से ठीक बोला है और सच बोला है। और ये बात जो एनडीए को कहा उन्होंने अच्छी सरकार थी और ये यूपीए की निकम्मी सरकार थी, ये भी उन्होंने सच बोला और इसके लिए हम उनकी तारीफ करते हैं। चलिए, तारीफ करते हैं। तो इनको उम्मीद जागी है। पंकज जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जरूर, भारतीय जनता पार्टी को सपने देखने का पूरा हक है, अशोक प्रधान जी को भी सपने देखने का पूरा हक है। असलियत जिसको कहते हैं ना, नई नई बाल कितने अभी सामने आ जाएंगे। एक साल बचा है, 2014 में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ होगी देखिए। वो जो आदमी सपने नहीं देखता वो जीवन में कुछ नहीं करता। कंक्लूडिंग कमेंट अदीप साहब, आपसे कंक्लूड कराना चाहूंगा। चुनाव हो रहे हैं 2014 में, मई से पहले या नहीं? मैं मुलायम सिंह जी को बहुत, जैसा मैंने कहा, बहुत होशियार पॉलिटिशियन समझता हूं। एक वजह ये भी हो सकती है कि आज हमारे प्रधान जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मोदी को चेकमेट करने के लिए उन्होंने एक और शगुफा छोड़ दिया हो, मोदी के कद को नीचा करने का। वो बात तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोली थी कि कहीं बीजेपी के अंदर झगड़ा तो नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो बीजेपी और दुनिया जानती है, संघ भी जानता है, अशोक प्रधान जी भी जानते हैं। राकेश जी आपका, पंकज जी आपका, अरविंद जी आपका, राजपाल जी आपका, सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी, फिर बहस हमारी जारी रहेगी, रोज मिलते हैं हम 8 बजे इसी मंच पर। तो लब्बो-लुआब इस चर्चा का यह है कि मुलायम सिंह ने जो दांव खेला है आडवाणी की तारीफ करके, कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि मुलायम कहते कहते तो कह गए, लेकिन अब जब सवालों का सामना करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी का हर नेता हकला रहा है। क्या उनकी ये दुविधा मध्यावधि चुनाव तक जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मोटे तौर पर राय ये बन रही है कि मुलायम अभी कोई बड़ा राजनीतिक जुआ खेलेंगे, ये संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन कम नजर आ रही है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।